अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है हासिल अज़ीज़, जो कि तहरीर है वजीहा महमूद की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 17। रुतबा अपने हाथ शहरियार के गिरेबान से हटाते फ़ौरन उससे दूर हुई थी। सब लोग की सवालिया निगाहों का मरकज़ रुतबा और शहरियार थे। रुतबा को सबकी आंखों में मौजूद तासुर अपनी रूह के आर पार होता महसूस हो रहा था। उसकी नज़र सामने खड़ी अमल पर पड़ी थी। दिल को कुछ हौसला हुआ और वो भागते हुए उसकी जानिब गई थी। इस मजमे में उसकी सबसे गहरी शनासाई सिर्फ उसी से थी। अमल ये मेरे मेरे साथ ज़बरदस्ती। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले शहरयार बोलने लगा। ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने खुद मुझे यहाँ बुलाया था। रुतबा की आवाज़ उसकी आवाज़ में कहीं दब गई थी। ये झूठ। अमल, तुम बताओ इन सबको। मुझे इस रूम में तुम छोड़ गई थी। वो जूस। रुतबा की आवाज़ उसके अल्फाज लड़खड़ाहट का शिकार थे। ये तुम क्या कह रही हो रुतबा? कौन सा जूस? और मैंने तुम्हें यहाँ कब छोड़ा? रुतबा को लगा आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। उसने अमल की आंखों में मौजूद अजनबियत का तासुर देखा। ये वो अमल नहीं थी जिसे वो अपना दोस्त मानती थी। देखा आप सबने, ये लड़की मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इसने मुझे खुद यहाँ बुलाया था और जब मैं यहाँ आया तो उसने बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी थी। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही। रुतबा को अपना वजूद मनो मिट्टी तले दबता महसूस हुआ था, मगर उसे अपने किरदार पर आए इस दाग को मिटाना था। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाऊंगी? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। वो नफ़ी में सर हिलाते सबको अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने आज से पहले कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? रुतबा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बदला? रुतबा के अल्फाज दम तोड़ गए। अपनी रिजेक्शन का बदला। तुम आज पर तुम आज मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाते। ये झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानती भी नहीं। रुतबा चीखी कि उसकी समात से अमल की आवाज़ टकराई। उसके अल्फाज रुतबा को कोड़ों की मानंद महसूस हुए थे। शहरयार सच बोल रहा है रुतबा, झूठ तुम बोल रही हो। वो कदम बढ़ाती आगे आई थी। तुम यूनिवर्सिटी के स्टार्ट से ही शहरयार को पसंद करती थी। तुमने उसे प्रपोज भी किया था, मगर जब उसने तुम्हें इनकार किया तो तुम्हारी ईगो हर्ट हुई थी। उसकी बात पर रुतबा नफ़ी में सर हिलाती उसके पास आई। वो आज खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। वो आस-पास खड़े सब तमाशाइयों के दरमियान तमाशा बनकर रह गई थी। ये तुम क्या बोल रही हो? अमल, मेरे पास सबूत है रुतबा। आवाज़ शहरयार की थी। रुतबा ने ज़ोर से आंखें मींची थीं। मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त समझता था, मगर तुम्हारे इरादे तो कुछ और ही थे। उसने अपना मोबाइल निकालते सबको मुखातिब किया था। ये देखो, तुम्हारी वो सारी तस्वीर जो तुम मुझे रोज़ भेजती थी, और तुम्हारा कहना है कि तुम मुझे जानती नहीं हो। वो इस्तेज़ाइया हंसा था। रुतबा का दिल चाहा कि उसी वक्त ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। ये मैसेजेस, ये कॉल्स, क्या ये सब झूठ है? रुतबा समझ चुकी थी कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। उसने अमल की आंखों में देखा। उसे आज उसका वो चेहरा दिखाई दे रहा था जो उसकी आंखें आज से पहले कभी देख ना सकी थी। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं इसे नहीं जानती। मैं आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। आंसुओं में बेबसी थी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? आखिरी पार्टी में ली गई रुतबा और शहरयार की तस्वीर सबकी आंखों के सामने थी। अब तुम भी ये कहो कि ये तस्वीर झूठ है? रुतबा को अपना सर फटता महसूस होने लगा था। मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मुझे तुम्हें अपनी दोस्त कहते शर्म आ रही है। वो अमल थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। पर दरअसल कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तुम्हारी क्लास का है। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां हमेशा ऐसे ही एलीट क्लास के लड़कों पर डोरे डालती हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश करती हैं, और जब नाकाम हो जाती हैं तो यूं ही उन्हें इमोशनली ट्रैप करते उन्हें मजबूर कर देती हैं। रुतबा के कानों में अब मजीद कुछ भी सुनने की सकत ना रही थी। सबकी नज़रों की ताब न लाते वो अपना वजूद घसीटते हुए अमल उसके करीब आई थी। रुतबा ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, हकारत थी। शेम ऑन यू रुतबा, शेम ऑन यू। रुतबा नफ़ी में सर हिलाते रोते वहाँ से निकल गई थी। वो रोते हुए गेट से निकली। उसे आसपास मौजूद हर शख्स की नज़रें खुद का मजाक उड़ाती महसूस हो रही थीं। उसने अपने बहते आंसू साफ किए और दुपट्टा सर पर उड़ते अपना चेहरा ढांपा था। वो जल्दी पार्किंग एरिया से गुजरती एक संस में बढ़ने लगी थी। उसे रास्ता मालूम नहीं था, मगर वो जल्द अज जल्द इस जगह से दूर जाना चाहती थी। वो आज अपनी असल मंजिल, अपने घर पहुंचना चाहती थी, जिसे वो फरार तलाश कर यहाँ आई थी। वो तेज-तेज कदम उठाते आगे बढ़ती जा रही थी। हर उठते कदम के साथ उसे अमल के साथ गुज़रा हुआ एक खुशगवार लम्हा याद आया था। क्या वो उसकी दोस्त थी? जवाब फ़ौरन आया, नहीं। अमल उसकी दुश्मन थी। वो दुश्मन जिसे उसने खुद अपने आस्तीन में पाला था। उसने दोस्ती में अंधा एतमाद किया था, और आज नताइज उसके सामने थे। वो 15 मिनट मुसलसल चलने के बाद मेन रोड तक पहुँच गई थी। पाँव में पहनी हील्स पाँव को ज़ख्मी कर रही थी, मगर रूह पर लगे इस ज़ख्म के सामने पाँव पर मौजूद ज़ख्म कोई हैसियत नहीं रखते थे।
उसने अपने आंसू साफ किए और आगे बढ़ते एक रक्शे को रुकवाते उसमें बैठ गई थी। रक्शे वाले को अपनी मंजिल का पता देते रक्षा अब उसके घर की जानिब रवां दवा था। उसे बार बार सौल्या बेगम और आबरू की बातें याद आ रही थीं कि जब वो उसे अमल से दूर रहने का कहते थे, मगर वो हमेशा अमल की हिमायत करते अपने अल्फाज से उनकी दिल आज़ारी करती थी। उसने अपने घर वालों पर किसी गैर को तरजीह दी थी और आज वो सबके सामने रुस्वा हुई थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। उसे दोस्ती में धोखा हुआ था और दोस्त का दिया हुआ धोखा बहुत तकलीफ दे होता है। दोस्ती का रिश्ता बेगर्ज होता है और इसमें मिले धोखे की चोट बहुत गहरी होती है। हमारे आसपास मौजूद लड़कियां भी बहुत दिल दूसरों पर एतबार करते अपने तमाम राज किसी दूसरे को दे देती हैं, क्योंकि ये वो फरामोश कर बैठती हैं कि एक इंसान जैसा दिखाई देता है हकीकत में वैसा नहीं होता। जल्दी में किया गया एतमाद, अंधा एतमाद, अक्सर गहरे जख्म दे जाता है। उसने अपना पर्स खोलते मोबाइल निकाला। उसका मोबाइल बंद पड़ा था। उसने फौरन अपना मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करते उसकी आंखें फिर से भीगने लगी थीं। आबरू के 6 मिस्ड कॉल्स का नोटिफिकेशन सामने जगमगा रहा था। उसने मोबाइल दोबारा अंदर डाल दिया। जख्मी दिल से खून पूरी शिद्दत से रिस रहा था। उसकी दोस्ती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी और अगर आपका दोस्त आपका दुश्मन हो जाए तो वो हमेशा आपकी कमज़ोरियों पर वार करता है, क्योंकि दोस्तों पर इंसान अपनी कमज़ोरी अयां कर देता है। दोस्ती में एहतियात इंसान को बहुत सी मुसीबतों से बचाती है। इसका सर दर्द से फट रहा था। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा था कि रिक्शे वाले की आवाज़ ने उसे अपनी जाने मुतवज्जा किया। बाजी, आगे किस तरफ मुड़ना है? उसके सवाल पर रुतबा होश में आई थी। जल्दी से आसपास नजर दौड़ाते जवाब दिया था, दाएं दाएं जानिब। वो अपने आप पर काबू पाती बोली। कुछ देर बाद रक्षा उसके घर के सामने जा रुका। अपनी मंजिल को सामने देखते वो फौरन उतरी। अपना पर्स खोलते गुजरी। 1,000 का नोट रक्शे वाले को देते गेट की जानिब मुड़ी कि रक्शे वाले ने उसे पुकारा, बाजी, बकिया पैसे तो ले दी जाएं। रुतबा गायब दिमागी से उसके पास गई। पैसे उसे लेते पर्स में डालते। गेट थकाई थी और बेल बजाने लगी। कुछ लम्हे बाद गेट खुल गया था। गेट खोलने वाली आबरू थी। आबरू के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखते रुतबा का दिल चाहा कि अभी ज़मीन फटे और वो इसमें दफन हो जाए। उसने अमल के लिए अपनी उस बहन का दिल दुखा दिया था जो उसके लिए इतनी परेशान थी, जबकि दूसरी जानिब रुतबा की जानिब देखते आबरू का दिल एकदम किसी अनहोनी का अंदिया देने लगा था। उसके बहते आंसू, रोई हुई लाल आंखें, वो हकीकी मायनों में बहुत परेशान हुई थी। रुतबा, तुम ठीक हो? गेट बंद करते वो फौरन बोली थी, जिस पर रुतबा ने बावाज़ रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया था। उसके सर में दर्द की शदीद लहरें उठ रही थीं। सामने का मंजर धुंधलाया। एकदम उसकी आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया था। वो अपने पीछे खड़ी आबरू के बाजुओं में बेहोश हो गई थी। आबरू ने उसे गिरता देख फौरन संभाला था। रुतबा, रुतबा, आंखें खोलो रुतबा। वो उसके गाल थपथपा रही थी मगर उसकी बंद आंखों में जरा भी हरकत ना थी। इसबा, इसबा, उसने ऊंची आवाज में इसबा को पुकारा। इसबा सामने का मंजर देखती भागती उनके पास आई थी। रुतबा, रुतबा। वो भी रुतबा की जानिब बढ़ने लगी कि आबरू ने उसे मुखातिब किया। पानी लेकर आओ इसबा, फौरन। इसबा उसकी बात सुनते तेजी से अंदर गई थी कि इतने में सौल्या बेगम भी बाहर आ गई। वो तेजी से उनके पास पहुंचना चाहती थी मगर उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। सौल्या बेगम और इसबा एक साथ ही उनके करीब आईं। आबरू, क्या हुआ है रुतबा को? वो परेशानी से वहीं उसके पास जमीन पर बैठने लगी थी। कुछ नहीं अम्मी, बस ये बेहोश हो गई है। आबरू ने इसबा से पानी का गिलास लेते पानी रुतबा के चेहरे पर डाला मगर उसके वजूद में बिल्कुल भी जुम्बिश ना हुई। इसे होश क्यों नहीं आ रहा आबरू? सौल्या बेगम की आवाज़ रुंध गई, जबकि यही बात आबरू को भी परेशान कर रही थी। मुझे रुतबा को अस्पताल लेकर जाना होगा अम्मी। उसने फौरन इसबा से मोबाइल मंगवाते एम्बुलेंस को कॉल की थी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी आबरू। सौल्या बेगम की बात पर आबरू बोली, परेशान मत हो अम्मी, रुतबा को कुछ नहीं होगा। आप और इसबा घर पर ही रुकें, मैं रुतबा के साथ जा रही हूँ। मैं फ़ोन पर आपको साथ साथ उसकी खैरियत की खबर देती रहूंगी। सौल्या बेगम बेचैन हुई थी मगर आबरू की बात दुरुस्त थी, उन्हें घर पर ही रुकना चाहिए था। रुतबा को स्ट्रेचर पर डालते अस्पताल के अंदर ले जाया गया था। आबरू का दिल स्ट्रेचर पर पड़ी अपनी बहन के वजूद को देखते कांप रहा था। उसका दिल आज रुतबा के लिए बहुत शिद्दत से घबरा रहा था। अस्पताल की राहदारियों से गुजरते उसका स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर के सामने जाकर रुका और रुतबा को अंदर ले जाया गया था। वो वहीं इधर उधर चक्कर लगाते रुतबा के लिए दुआ गो थी कि 20 मिनट गुजरने के बाद भी डॉक्टर की जानिब से कोई खबर मौसूल ना हुई। घर से बार बार कॉल आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। किसी अपने को मदद के लिए पुकारे कि अचानक जहन में ख्याल नमूदार हुआ, मगर रात के इस पहर ये मुनासिब नहीं था। पर इसके अलावा उसके पास कोई और हल भी मौजूद नहीं था। उसने मोबाइल निकालते एक नंबर डायल किया था। बेल जा रही थी। हर बेल के साथ आबरू की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि अगर उसने भी फ़ोन न उठाया तो कॉल दूसरी जानिब से रिसीव कर ली गई थी। हेलो, एक नींद में डूबी मर्दाना आवाज़ समात से टकराई थी।
उसे अपने इस अमल पर अफसोस हुआ, मगर आज वो बहुत मजबूर थी। हेलो, मैं आबरू बात कर रही हूँ। ये नाम सुनते दूसरी जानिब मौजूद ताशफीन की नींद एकदम से उड़ी थी। वो ये आवाज़ कैसे भूल सकता था। वो फौरन अपने बेड से उठ बैठा, नज़र बेख्तियार घड़ी की जानिब गई थी जो रात का 1 बजा रही थी। हेलो अबरू, सब खैरियत है ना? उसके दिमाग में पहला ख्याल सौलिया बेगम का आया था। आंटी, क्या आप प्लीज़ इस वक्त हॉस्पिटल आ सकते हैं? अबरू उसकी बात काटती बोली थी। उसके लहजे में पोशीदा परेशानी ताशफीन महसूस कर सकता था। वो इसरार ना भी करती तो वो फौरन वहाँ पहुँच जाता। दरअसल वो आप परेशान ना हो आबरू, मैं अभी 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। वो बगैर वजह जाने उसकी एक पुकार पर उसके पास आ रहा था। आबरू ने फ़ोन काटते आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली थी। एक आंसू आँख के किनारे से फिसलता उसके रुखसार पर बह गया था। वो पास पड़े बेंच पर जा बैठी कि पूरे 10 मिनट बाद दाएं जानिब से उसे अपनी जानिब आता दिखाई दिया था। आसमानी रंग की शर्ट के साथ स्याह पैंट पहने वो तेज तेज कदम उठाता उसी जानिब आ रहा था। लेदर की स्याह जैकेट को दुरुस्त करते वो उसके पास आया था। आबरू भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो तेज ड्राइव करता आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में तय करते यहाँ पहुंचा था। आबरू उसे रुतबा की हालत के बारे में बताने लगी, जिस पर वो उसे तसल्ली देता ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आया था। उसके तासुरात देखते आबरू के आसपास खतरे की घंटियां बज रही थीं। वो तेजी से उसके पास आई थी। रुतबा रुतबा, वो ठीक तो है ना? उसका लहजा मुतफक्किर था। आवाज़ ना चाहते हुए भी लड़खड़ा गई थी। उसकी ये हालत देखते ताशफीन को बहुत तकलीफ हुई थी। आबरू, बहुत हौसले से मेरी बात सुनिएगा। ताशफीन के अल्फाज सुनते आबरू का दिल एकदम थम गया था। वो ठीक तो है ना? वो मध्यम आवाज़ में अपना सवाल दोहराती बोली थी। रुतबा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। आबरू को लगा उसे सुनने में गलती हुई। उसने कुछ बोलना चाहा, मगर उसकी आवाज़, उसके अल्फाज उसका साथ छोड़ गए थे, क्योंकि बात अपनों पर आ गई थी। इंसान अपनी ज़ात के दुख तकलीफ तो बर्दाश्त कर लेता है, मगर ये मामला जब अपनों का हो तो बड़े से बड़ा इंसान भी कमज़ोर पड़ जाता है। आप क्यों हिम्मत मत हारें, डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह रुतबा को कुछ नहीं होगा। आबरू ने सामने खड़े ताशबीन को देखा और अपनी आंसुओं से भरी आंखें लिए वापस उस बेंच पर जा बैठी थी। वो अपना सर अपने दोनों हाथों में गिराकर, जबकि सामने खड़े ताशवीन के इख्तियार में होता तो वो उसके नासों के पीछे मौजूद हर वजह को ख़त्म कर देता। आधा घंटा मजीद गुजर चुका था, मगर डॉक्टर्स की जानिब से रुतबा की कोई खबर भी उस तक ना पहुंची थी। आबरू का फ़ोन मुसलसल बज रहा था, मगर वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि फ़ोन उठाते सोहला बेगम को रुतबा के बारे में कुछ भी बताती। वो आज खुद को बहुत कमज़ोर और बेबस महसूस कर रही थी। पास खड़ा ताशमीन, जो तब से उसकी हालत देख रहा था, कदम उठाता उसके करीब आया था और उसके मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखा। कॉल दूसरी जानिब से काट दी गई थी। चंद सेकंड बाद दोबारा कॉल आने लगी। आप फ़ोन उठाएं आबरू। उसकी आवाज़ पर ताशमीन ने अपना झुका हुआ सर उठाते उसकी जानिब देखा था। दोनों की नज़रें मिली। आबरू का आंसुओं से तर चेहरा और सुर्ख आंखें देखते ताशमीन ने फौरन नज़रों का ज़ाविया बदला था। उसने आज पहली बार उसे यूं रोते हुए देखा था। वो मुझसे रुतबा के बारे में पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उसका टूटा लहजा, रुंधी हुई आवाज़ ताशमीन के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल था। उसने हाथ आगे बढ़ाते आबरू से उसका मोबाइल मांगा। आबरू ने पहले ना समझी में उसकी जानिब देखा। ताशमीन ने उसके मोबाइल की जानिब इशारा किया, जिस पर आबरू ने अपना मोबाइल उठाते ताशमीन को थमा दिया था। ताशमीन ने कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगा लिया। सोहलिया बेगम की आवाज़ आबरू की समाज से भी टकराई थी, मगर अल्फाज वाज़ेह नहीं थे। पर आवाज़ में मौजूद दर्द, बेचैनी वो बखूबी महसूस कर सकती थी। ताशमीन ने बहुत तहम्मुल से उन्हें ढके छुपे अल्फाज में रुतबा की हालत का बताते उन्हें तसल्ली दी थी। रुतबा के लिए दुआ करने का कहते फ़ोन काट दिया था और मोबाइल वापस आबरू को थमाया कि आबरू बोली, आपने अम्मी से झूठ क्यों बोला? अगर रुतबा को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आबरू के सवाल पर ताशमीन फ़ौरन बोला था, अल्लाह पर भरोसा रखें आबरू, वो बड़ा रहीम है, हर चीज़ पर कादिर। उसे दुआ मांगे, वो आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। उसकी आवाज़ और अल्फाज बहुत असर करते थे। वो ये कहते वापस कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। आबरू ने आंखें बंद करते इस कायनात के मालिक, हर बशर को पैदा करने वाले अपने रब से अपनी बहन की तंदुरुस्ती की दुआ मांगी। आधा घंटा मजीद गुजरा कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला था। डॉक्टर्स बाहर आए। आबरू तेज़ी से उठी थी, उनके करीब गई। उसके कुछ कहने से पहले एक डॉक्टर बोलने लगा, मरीज को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, मगर अब उनकी जान खतरे से बाहर। आबरू के लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले थे। उसकी बहन ठीक थी। हाँ, वो ठीक थी। उसकी जान बचा ली गई थी। उसके रब ने उसकी दुआ सुन ली थी। उसने आंखें बंद करते चेहरे पर हाथ फेरते अपने रब का शुक्र अदा किया था, जबकि पास खड़े ताशमीन के होंठ भी आसूदा मुस्कुराहट में ढले थे। मगर अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप बस उनके लिए दुआ करें।
انہیں جلد ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی بات پر آبرو فوراً بولی تھی، کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر کے جواب دینے سے پہلے تاشمین بولا تھا، جی آپ اندر جا سکتی ہیں۔ آبرو نے تاشمین کی جانب دیکھا اور پھر اندر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے پر تاشمین ڈاکٹر سے بات کرنے لگا۔ اندر داخل ہوتے آبرو کی نظر رتبہ پر پڑتے ہی اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ اس کے قریب گئی اور ہاتھ بڑھاتے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ جھکتے اس کا ماتھا چوما اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اب منظر دروازے میں کھڑے تاشمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے وہیں چھوڑتے باہر آ گیا تھا۔ آبرو صالحہ بیگم کو کال کرتے انہیں رتبہ کی صحت یابی کی اطلاع دے چکی تھی۔ صالحہ بیگم ابھی ہسپتال آنے پر بضد تھی، مگر آبرو نے انہیں فی الحال گھر پر رکنے اور صبح ہوتے ہی ہسپتال آنے کا کہتے تسلی دی تھی، کیونکہ اس وقت مریض کے ساتھ کسی ایک اٹینڈنٹ کو ہی رکنے کی اجازت تھی۔ ڈاکٹر آبرو کو باہر بھیجتے رتبہ کا دوبارہ معائنہ کر رہے تھے۔ تاشمین بھی انہیں ڈاکٹرز کے ساتھ موجود تھا۔ آبرو باہر بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ خود کو کافی حد تک پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے رتبہ کی اس حالت کے پیچھے موجود وجہ کا پتہ لگانا تھا کہ آخر پارٹی میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے اسے اسپتال کے بستر تک پہنچا دیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں عمل ہے۔ اسے عمل سے ہوئی اپنی بات یاد آنے لگی تھی۔ اس نے موبائل نکالتے کچھ پل سوچا، کون اسے پارٹی میں ہوئی تمام باتیں بتا سکتا ہے کہ یکدم ذہن میں خیال آیا تھا۔ اس کے پاس سعدیہ کا نمبر تھا۔ موبائل آن کرتے اس کی نظر سامنے لکھے ہندسوں پر پڑی۔ اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے۔ کال کے لیے وقت مناسب نہیں تھا، مگر کال ضروری تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگا لیا تھا۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ آبرو نے دوبارہ کال ملائی۔ اس بار آخری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ سعدیہ کی نیند میں ڈوبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ آبرو نے بات کا آغاز کرتے اسے رات میں ہوئی پارٹی کے بارے میں سوال کیا، مگر سعدیہ نے اسے کچھ نہ بتایا، جس پر آبرو کو مجبوراً اسے رتبہ کی حالت کے بارے میں بتانا پڑا تھا، جس پر سعدیہ کی زبان کھلنے لگی۔ آبرو کو رتبہ پر افسوس جبکہ عمل پر غصہ آنے لگا تھا۔ فون کٹ چکا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا اسے علم ہو گیا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس میں قصوروار اس کی اپنی بہن بھی تھی۔ وہ عمل اور شہریار سے اپنی بہن کے ساتھ کیے گئے سلوک کے بارے میں سوال کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کچھ کر پاتی۔ ابھی کیس کے مسائل نے اس کی زندگی کو الجھا رکھا تھا اور اب رتبہ کی صحت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کب ڈاکٹرز رتبہ کا معائنہ کرتے چلے گئے۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے اٹھی اور اندر داخل ہوئی، جہاں تاشمین ایک نرس کو رتبہ کے متعلق کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ آبرو ان کے قریب چلی گئی، مگر خاموش رہی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے تاشمین نے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایک کاغذ نرس کو تھما دیا تھا، اور پھر نرس تاشمین کی بات پر سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے تھے رتبہ کے بارے میں؟ آبرو کے سوال پر تاشمین آبرو کی جانب دیکھتے جواب دینے لگا، جبکہ آبرو کی نظروں کا مرکز بیڈ پر موجود رتبہ کا وجود تھا۔ رتبہ ریکور کر رہی ہے۔ آبرو کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی تھی۔ اب بس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے۔ آبرو نے نظریں اٹھاتے تاشمین کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر تک رتبہ کو ICU میں شفٹ کر دیں گے، تاکہ جب تک اسے ہوش نہیں آتا اسے انڈر آبزرویشن رکھا جا سکے۔ آبرو نے سمجھتے ہوئے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ سامنے کھڑے تاشمین کو دیکھنے لگی جو رتبہ کی ڈرپ چیک کر رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یوں بار بار شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ مت کریں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ سب میرا فرض تھا۔ وہ آبرو کی بات نرمی سے کاٹتا بولا، جس پر آبرو خاموشی سے مسکرائی تھی۔ آبرو نے آج دل میں ایک بات کا اعتراف کیا کہ سامنے کھڑا مرد صرف ایک اچھا ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مرد بھی تھا۔ صالحہ بیگم مصباح اور خرم کے ہمراہ ہسپتال پہنچی تھیں۔ رتبہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ سب اس وقت رتبہ کے پاس موجود تھیں۔ صالحہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کبھی رتبہ کا ماتھا چومتی تو کبھی ہاتھ۔ وہ ایک ایسی ماں تھی جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی اولاد کو کھویا تھا۔ امی امی سنبھالیں خود کو، آبرو نے اپنے ساتھ لگاتے سنبھالنے لگی۔ رتبہ کی حالت خطرے سے باہر ہے، آپ بس اس کے ہوش میں آنے کی دعا کریں۔ وہ انہیں ساتھ پڑے صوفے پر بٹھانے لگی۔ پاس کھڑی اس بار خرم بھی رتبہ کی اس حالت پر بہت پریشان تھی۔ میں کیسے صبر کروں بیٹا، مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوگا، میری بچی اس حال میں۔ آبرو نے انہیں گلے لگا لیا تھا۔ اسی لمحے تاشمین کمرے میں داخل ہوا۔ وہ صبح ہی سبرینا کو کال کرتے سارے معاملے کی تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا۔ سبرینا ہسپتال آنا چاہتی تھی مگر تاشمین نے انہیں روک دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار رتبہ کو ہوش آ جائے پھر وہ وہاں آ کر صالحہ بیگم اور رتبہ سے ملیں، اور ویسے بھی ہسپتال میں اتنے لوگوں کا جمع ہونا مریض کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔ صالحہ بیگم روتے روتے گہری سانس لینے لگی۔ تاشمین ان کی جانب متوجہ ہوا اور پھر تیزی سے اس جانب آیا تھا۔ گلے میں پہنا اسٹیتھوسکوپ اتارتے اس کی دھڑکن کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تاشمین نے سامنے بیٹھی آبرو کو مخاطب کیا، آبرو انہیں سنبھالنے کی کوشش کریں ورنہ ان کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ آپ سب کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ وہ رکا۔ آبرو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔
मैं आप सब लोगों के लिए अलग रूम का अरेंज करता हूँ, आप आंटी को वहाँ ले जाएं। सौल्या बेगम ताशमीन की बात सुनते बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी बच्ची के पास ही रुकना है। उनकी आवाज़ मध्यम मगर लहजे में जिद थी। आंटी, आप रुतबा के लिए परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप यूं ही रोती रहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मुझ पर भरोसा रखें, रुतबा बिल्कुल ठीक है। ताशमीन सौल्या बेगम को तसल्ली देता बोला। अपनी जगह छोड़ते उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद वो सब एक अलग कमरे में मौजूद थे। नर्स सौल्या बेगम को ड्रिप लगा रही थी, जबकि ताशमीन भी उनके पास ही खड़ा था। सौल्या बेगम ने आबरू को मुखातिब किया। आबरू, मुझे कुछ तो बताओ कि रुतबा को क्या हुआ था, वो कैसे इस हाल में पहुंची। सौल्या बेगम के सवाल पर आबरू ने कनखियों से पास खड़े ताशमीन और सौल्या बेगम के पास खड़ी नर्स को देखा था कि ताशमीन के अल्फाज उसकी समाज से टकराए। आप आंटी का ख्याल रखिएगा, कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी आता हूँ। उसने आबरू की जानिब देखते अपनी बात कही और फिर नर्स को मुखातिब किया था। आप भी मेरे साथ आइए। वो दोनों रूम से बाहर जा चुके थे, जबकि आबरू के इस अमल पर हैरान हुई थी कि कैसे उसकी खामोशी के पीछे छुपी बात समझ गया था। आबरू, मुझे तो कुछ बताओ बेटा। सौल्या बेगम की आवाज़ पर वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुई और मुनासिब अल्फाज में उन्हें उस रात पार्टी में हुआ वाक़या कह सुनाया था। उसने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि रुतबा की अपनी दोस्त से शदीद तल्ख़ कलामी हुई थी, क्योंकि वो असल बात उन्हें बताते मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। वो अपने आलीशान कमरे में बैठी इस वक्त अपने पाँव का मसाज कर रही थी। कमरे में हर जानिब हर दीवार पर उसकी छोटी बड़ी तस्वीर नस्ब हुई थी। वो एक खुद पसंद और ज़िद्दी लड़की थी जिसे रुतबा सिद्दीकी ने पहचानने में गलती की थी। वो आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में गुम थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने आंखें खोलते आगे हाथ बढ़ाया और अपना मोबाइल उठते स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देखा। कॉल शहरियार की थी। उसने हाथ के इशारे से मुलाजमा को कमरे से बाहर भेज दिया और कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगा लिया। शहरियार की आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। अब कैसा फ़ील कर रही हैं आप, अमल आफंदी? अमल मुस्कुराते जवाब देने लगी। रिलैक्स्ड। इस एक लफ्ज़ी जवाब में उसकी कैफियत अयां थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। कहो। अमल ने साइड टेबल पर पड़ा गिलास उठाते हुए अपने लबों से लगा लिया था। कल रात रुतबा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अमल एकदम हैरान हुई, मगर खामोश रही। लगता है काफ़ी सीरियस थी वो इस दोस्ती को लेकर। वो तंजिया बोला, तुम्हें यह खबर किसने दी? सादिया की कॉल आई थी। जवाब फ़ौरन आया। बहुत अफसोस हुआ मुझे। बच गई या? अमल की बात पर वो हंसा। अमल ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। बच गई, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि तुम्हारी दोस्ती ने उसे बचा लिया। अमल एहतजाई अंदाज में बोलने लगी। बिल्कुल, मेरी दोस्ती उसके लिए काफ़ी अहम थी। खैर, इस चैप्टर को तो मैं अब ज़िंदगी से क्लोज कर चुकी। शहरियार, वो रुकी। सो आइंदा मेरे सामने इसका जिक्र करके मेरा मूड ख़राब मत करना, बाय। वो ये कहते फ़ोन काट चुकी थी। रुतबा को कुछ देर पहले ही होश आया था। उसके आसपास मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मसरत मुस्कुराहट थी। इन सबको परेशानी के बाद राहत नसीब हुई थी। वो सब रुतबा से हल्की फुल्की बातें करते उसे मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसके सामने कोई भी ऐसी बात करने से मना किया था जो उसके लिए परेशानी का बाइस बने। जबकि होश की मनाजिल तय करते रुतबा को सब याद आने लगा, जो उसकी इस हालत की जिम्मेदार था जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। मगर अपनों को पास देखते, उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहटें देखते वो पुरसकून और मुतमईन महसूस कर रही थी। आबरू को सौल्या बेगम ने खुर्रम के साथ घर भेजा था ताकि वो फ्रेश होकर कुछ देर आराम कर ले। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि सबरीना और ज़ावियार अंदर दाखिल हुए। सबरीना सौल्या बेगम के करीब जाते उनसे मिलने लगी थी। कुछ फासले पर खड़ा ज़ावियार संजीदा चेहरा लिए रुतबा को देख रहा था। मुरझाया हुआ चेहरा, पीला पड़ता रंग, आंखों के नीचे गहरे हल्के सूजी हुई आंखें। वो सदियों की बीमार लग रही थी। खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते रुतबा ने ज़ावियार की जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली थी। उसकी नज़रों का सारा शौकपन मान पड़ गया था। ज़ावियार का दिल बेख्तियार उसके लिए परेशान हुआ था। वो उसे ऐसी बुझी बुझी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो हमेशा दो बदो जवाब देती ही जचती थी। वो नज़रें फिरता बाहर आ गया था, जहाँ उसे सामने ताशमीन आता दिखाई दिया। ताशमीन ज़ावियार के चेहरे पर छाए तासुरात देखता परेशान हुआ था। क्या हुआ ज़ावी, सब ठीक है ना? वो उसके करीब आता बोला। रुतबा को क्या हुआ है भाई? सवाल इंतहाई गैर मुतवक्का था। ताशमीन उसकी आंखों में नजर आता तासुर देख के ठटका था। उसकी आंखें ताशमीन को कुछ और ही समझा रही थीं। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, ज़ावियार फौरन ताशमीन बोला था। वो तो मुझे भी मालूम है भाई। वो रुका और ताशमीन की आंखों में देखता बोला। नर्वस ब्रेकडाउन क्यों हुआ था, मैं ये पूछ रहा हूँ। उसका लहजा और अंदाज ताशमीन को हैरान कर रहा था। वो आज ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा था। मुझे नहीं मालूम ज़ावी, मगर जो भी हुआ था वो उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। ज़ावियार ने सख्ती से लब खींचे।
ताशफीन उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा था। फिक्र मत करो ज़ावियार, अब वो ठीक है। वो दोनों भाई थे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो अस्पताल के इस कमरे में इस वक्त अकेली थी। उसे आज यहाँ एडमिट हुए पूरा हफ्ता हो गया था, मगर अभी तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया था। इन 7 दिनों में हर कोई उसकी तीमारदारी के लिए अस्पताल आया था। राबिया बेगम और मोहम्मल भी उसे कुछ देर पहले ही देखकर वापस गई थी। इन दिनों में आबरू का उससे बहुत बार सामना हुआ था, मगर आबरू ने उसे मुखातिब करते सिर्फ चंद रस्मी बातों के अलावा कोई बात नहीं की थी। रुतबा को उसके चेहरे पर वाज़ेह नाराज़गी दिखाई देती थी। यकीनन वो सब जान चुकी होगी, मगर रुतबा को उससे कोई गिला नहीं था, क्योंकि उससे नाराज़ होने का वो पूरा हक रखती थी। आबरू रोज़ रात को उसके पास ठहरती, मगर उनके दरमियान गुफ्तगू न होने के बराबर होती। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और आबरू अंदर दाखिल हुई। उसने सामने मरीजों के लिबास में मौजूद रुतबा को की जानिब देखा और फिर उसे सलाम करते दरवाज़ा बंद किया। कदम उठाते हुए उसकी जानिब आई थी। अपना बैग सोफे पर रखते उसने रुतबा की जानिब देखा था, जो बेड पर बैठी उसे ही देख रही थी। सोई क्यों नहीं अभी तक? नरमी से सवाल किया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। जवाब फौरन आया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? लहजे में फिक्र थी। रुतबा ने इस बात में सर हिला दिया। मेडिसिन ली थी? इस बार भी रुतबा के इकरार में हिलती गर्दन पर आबरू पुरसकून हुई और टेबल पर मौजूद चीज़ें समेटने लगी। मुझे भूख लग रही है आबरू। रुतबा की आवाज़ पर आबरू ने एक नज़र घड़ी की जानिब देखा, जो रात के 11 बजा रही थी, और इस बात में सर हिलाते टेबल पर रखे फलों में से 2 सेब उठाते प्लेट में रखे और खड़े खड़े उन्हें काटने लगी थी। सेब के हर टुकड़े के साथ रुतबा को आबरू से बात करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। आबरू प्लेट उठाते उसके करीब गई थी कि रुतबा बेख्तियार अपने दोनों बाजू उसके गिर्द फैलाते उसके गले लग गई थी। रुतबा की इस हरकत पर आबरू एकदम हैरान हुई, मगर फिर प्लेट साइड पर रखते उसने भी अपने दोनों बाजू उसके गिर्द फैलाते उसे गले लगा लिया था। रुतबा की आवाज़ उसकी समां से टकराई थी। मुझे माफ़ कर दो आबरू, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। उसकी आवाज़ रुन चुकी थी। आबरू ने उसे खुद से अलग करते उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके बहते आंसू साफ करने लगी। तुम हमेशा मुझे समझाती थी, मगर मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। हमेशा तुमसे बदतमीजी करती, तुम्हारा दिल दुखाती रही, तुम्हें तकलीफ देती रही। मैं बहुत बुरी हूँ आबरू। वो रो रही थी। तुम्हारे इन आंसुओं से भी मुझे तकलीफ होती है रुतबा। आबरू की इस बात पर रुतबा ने आबरू की जानिब देखा, जिसकी आंखें नम थीं। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है, अब भी वही चाहती हूँ और हमेशा चाहती रहूंगी। इसीलिए अब रोना बंद करो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। आबरू की बात पर रुतबा बोली थी। मुझे इस बात का एहसास बखूबी हो गया है कि मैं हमेशा गलत थी। मैं बहुत बुरी हूँ आबरू। मैं रुतबा दोबारा रोते अपनी बात दोहराने लगी। तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो रुतबा, बस तुम्हारे आसपास बुरे लोग आ गए थे, जिन्हें वक्त ने खुद ही तुमसे दूर कर दिया। आबरू ने हाथ बढ़ाते उसके आंसू साफ किए और उसका हाथ अपने हाथ में लेती बोली, मैं अमल को हमेशा अपना दोस्त मानती रही, मगर उसने माजी को भूल जाओ रुतबा। सिर्फ उससे हासिल होने वाला सबक याद रखो, जो तुम्हें मुस्तकबिल में फ़ायदा देगा, और खुदा का शुक्र अदा करो कि वक्त पर भी सबको हकीकत पता चल गई। आबरू से समझाने लगी थी। शाबाश, अब रोना बंद करो और मुस्तकबिल में अपने आसपास मौजूद लोगों पर एतबार करने में हमेशा मोहतात रहना, क्योंकि जो जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं। रुतबा आबरू की जानिब देख रही थी। उसके आंसू अब रुक चुके थे। गलतियां इंसानों से ही होती हैं रुतबा, मगर कामयाब इंसान वो है जो अपनी की गई गलती से हासिल सबक हमेशा याद रखे और दोबारा इस गलती को ना दोहराए। रुतबा ने इस बात में सर हिलाते अपनी आंखें साफ की थी। अब खुद को यूं परेशान मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ और आने वाले कल पर ध्यान दो। वैसे भी 1-2 दिन तक तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, फिर तो घर जाओगी तो मज़ीद बेहतर महसूस करोगी। आबरू की बात पर रुतबा के जहन में एक सवाल बेदार हुआ था। आबरू, तो तुमने अम्मी को सब उसने अपना सवाल अधूरा छोड़ा था। उसके सवाल पर आबरू ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मैंने अम्मी को भी इस बारे में बताया था, मगर पूरी बात वाज़ेह नहीं की। वो रुकी, रुतबा की जानिब देखा। पूरी सच्चाई सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहेगी। अब इन बातों को छोड़ दो रुतबा, बुरा वक्त गुजर चुका है। आबरू ने मुस्कुराते उससे कहा था। रुतबा दोबारा बोलने लगी। मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए मुझसे नाराज़ हो जाओगी, मुझसे कभी बात नहीं करोगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, और मैं तुम्हारी बहन हूँ रुतबा। मैं तुमसे वक्ती तौर पर खफा हो सकती हूँ, मगर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आबरू ने उसके हाथ थामते उसे जवाब दिया था। ना आज छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगी। आबरू ने यह बात कहते उसके हाथ जोड़े और फिर साइड पर रखी प्लेट उठा ली थी। तुम बहुत अच्छी हो आबरू। रुतबा की बात पर आबरू ने उसकी जानिब देखा। मुझे मालूम है, आबरू ने फखरी अंदाज में कहा, जिस पर रुतबा हंसने लगी थी। आबरू ने सेब का एक टुकड़ा उठाते रुतबा को खिलाया। बिल्कुल उसी अंदाज में रुतबा ने भी एक टुकड़ा आबरू को खिलाया था।
एक मुश्किल घड़ी बीत गई थी, रंजिशें दूर हो गई थीं, जिससे माहौल अब बहुत पुरसकून हो चुका था। फयाज लाशारी बेड पर बैठे फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ थे। बेड पर उनके साथ बैठी फ़ायका बेगम हाथों को लोशन लगाते उनके फ़ारिग होने की मुंतज़िर थी। उनके दिमाग में आज एक ख़्याल आया जिसे वो जल्द अज़ जल्द अमली जामा पहनाना चाहती थीं। कुछ देर बाद फयाज साहब ने फ़ोन बंद करते साइड पर रखा कि फ़ायका बेगम ने उन्हें मुखातिब किया। फयाज, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। फयाज लाशारी ने साइड टेबल पर पड़ी एक किताब उठाते उनकी जानिब देखा। बोलो। वो किताब खोलते मसरूफ़ अंदाज में बोले। मैं सोच रही थी कि अगर हम कंपनी के 20% शेयर्स शहरयार के नाम कर दें तो। फयाज लाशारी चौंके और किताब बंद करके उनकी जानिब देखा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? पहले ही तुम 40% शेयर्स शाहजैन के नाम लगवा चुकी हो। अब क्या चाहती हो कि मैं बाकी का सब तुम्हारे दूसरे बेटे के नाम लगाकर खाली हाथ बैठ जाऊं और तुम्हारे दोनों बेटे मिलकर मेरा बिजनेस तबाह और बर्बाद कर दें? फायका बेगम की बात उन्हें गुस्सा दिला गई थी। मैंने ऐसा कब कहा फयाज? मेरा मतलब था कि आप शाहजैन के शेयर्स में से ही आधे शेयर शहरयार के नाम कर दें। फायका बेगम अपना मुद्दा बयान कर चुकी थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? फयाज लाशारी उनके मशवरे पर तंज़िया अंदाज में बोले थे। शहरयार अब बड़ा हो गया है, उसे अपनी कंपनी ये बिजनेस अब संभालना चाहिए। और फयाज लाशारी ने उनकी बात काटी। एक बात मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं कि तुम्हारा वो बेटा जो बकौल तुम्हारे अब बड़ा हो चुका है, आज तक एक बार भी ऑफिस नहीं आया और साफ अल्फाज में मेरे बिजनेस को इनकार कर चुका है। फयाज लाशारी की इस बात पर फायका बेगम कुछ लम्हे खामोश हुई, मगर दोबारा बोलने लगी। मैं समझाऊंगी शहरयार को, और वैसे भी शेयर्स उसके नाम हो जाएंगे तो इस बिजनेस में खुद ब खुद उसकी दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। फायका बेगम उन्हें कायल करने लगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फयाज लाशारी ने नफ़ी में सर हिलाते इनकार किया था। फयाज, प्लीज़ आप एक बार मेरी बात तो मानकर देखें। फयाज लाशारी ने फायका बेगम की जानिब देखा। प्लीज़ फयाज, वो इसरार करने लगी। मेरी एक शर्त है। फयाज लाशारी की बात पर फायका बेगम की आंखों में उलझन उभरी थी। कैसी शर्त? पहले शहरयार पूरे 2 माह रोज़ ऑफिस आएगा, बिजनेस के मामलात को समझेगा, फिर ही मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। उनकी बात पर फायका बेगम मुस्कुराई थी। आप बेफिक्र रहें, मैं कल ही शहरयार से बात करूंगी। बहुत जल्द वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। फायका बेगम अपने मकसद में कामयाब ठहरी थी। देखते हैं। फयाज लाशारी हाथ में पकड़ी किताब दोबारा खोलते बोले, जबकि फायका बेगम के चेहरे पर फतहमंद मुस्कुराहट थी। ताशमीन कदम उठाता रूम में दाखिल हुआ। सामने मौजूद सब लोगों ने उसकी जानिब देखा था। उसके करीब पहुंचते उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल बेड पर बैठी रुतबा की जानिब बढ़ाई थी। ये लो रुतबा, तुम्हारी डिस्चार्ज स्लिप। रुतबा ने मुस्कुराते वो फाइल थामी। ताशमीन की बात पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मगर रुतबा, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। अपनी सेहत के मामले में ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि वो कहते हैं ना। वो रुका, वक्फा देते दोबारा बोला। जान है तो जहान है। ताशमीन की बात पर रुतबा ने मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया था। आंटी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मुसीबत का वक्त गुजर चुका है, अब सब बिल्कुल ठीक है। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। ताशमीन ने सौलिया बेगम को मुखातिब किया, जिस पर सौलिया बेगम ने मुस्कुराते उसे दिल से दुआ दी थी। हाँ सौलिया, ताशमीन बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। हम तुम्हारे साथ हैं। पास खड़ी सबरीना बोली थी। वो उस दिन से रोज़ अस्पताल आ रही थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की। सौलिया बेगम ने ताशमीन को मुखातिब करते कहा, जिस पर वो बोलने लगा। बेटा भी कह रही हैं और शुक्रिया भी अदा कर रही। वो रुका था। आप मेरे लिए बिल्कुल अम्मो जान की तरह हैं आंटी। आप लोग हमारे अपने हैं और अपनों के लिए इंसान इतना तो कर ही सकता। वो मुस्कुराया था। सौलिया बेगम की आंखों में नमी उतरने लगी कि सबरीना ने उन्हें मुखातिब किया। सौलिया, तुम सबको अभी मैं और जावियार घर छोड़ देंगे। सौलिया बेगम फौरन बोली। तुम खामखा जहमत कर रही हो सबरीना, मैं इसमें जहमत की क्या बात है सौलिया? रुतबा मेरी भी बेटियों जैसी है। सौलिया बेगम खामोश हो गई। ताशमीन, तुम जावियार को कहो कि वो गाड़ी निकाले। ताशमीन सबरीना की बात पर सर हिलाता हुआ चला गया था। आबरू कहाँ? सबरीना के सवाल पर सौलिया बेगम बोली। वो भी तमाम बिल्स वगैरह क्लियर करने के लिए गई है। उसे वापसी पर देर हो जाएगी। सबरीना ने समझने के अंदाज में सर हिलाया था। कुछ देर बाद वो सब गाड़ी में बैठ चुके थे। ड्राइविंग सीट पर बैठा जावियार बार बार सामने लगे आईने से पीछे बैठी रुतबा को देख रहा था। वो उसे यूं चुप चुप मुरझाई हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। न जाने क्यों, पर उसकी ये हालत जावियार को तकलीफ दे रही थी, जबकि उसका यूं बार बार रुतबा को देखना गाड़ी में बैठी सौलिया बेगम और सबरीना महसूस कर चुकी थी। वह तमाम बिल्स अदा करते अब फारिग हुई थी। हल्के गुलाबी रंग की लंबी कमीज के साथ 4 ट्राउजर पहने उसका रुख अब कार्डियोलॉजी वार्ड की जानिब था। 4 दुपट्टा सर पर ओढ़े वो तेज तेज कदम उठाती जा रही थी।
وہ اسے سامنے راہداری میں ہی ایک فیمیل ڈاکٹر سے بات کرتا نظر آ گیا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر رک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تاشفین کی بے اختیاری میں اس جانب نظر اٹھی۔ شاید دوپٹے کے حالے میں موجود چہرہ دیکھتے اس نے اپنی بات ختم کرتے اس ڈاکٹر سے معذرت کی اور قدم اٹھاتا ابرو کی جانب آیا تھا۔ سوری، آپ کو ڈسٹرب کیا؟ اس کے قریب آنے پر ابرو مسکراتے بولی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں بھی آپ کو ہی کال کرنے والا تھا۔ وہ اس وقت سرجن کے مخصوص لباس میں موجود تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے رتبہ کے متعلق آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں۔ اس کی بات پر ابرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ہمراہ قدم اٹھانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تاشفین کے کیبن میں موجود تھے۔ آپ جانتی ہیں ابرو کہ رتبہ موت کے منہ سے واپس آئی۔ تاشفین نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن ہونا معمولی بات نہیں اور اس کی مکمل ریکوری بھی بہت وقت مانگتی ہے۔ ابرو سنجیدہ چہرہ لیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ ایسی کیا وجہ تھی جس نے رتبہ کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ اسے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ایک تاثر ابرو کے چہرے پر ابھرا جسے سامنے موجود تاشفین نے بخوبی دیکھا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، میں آپ سے وجہ نہیں پوچھوں گا۔ ابرو نے نظر اٹھاتے سامنے بیٹھے اس بھوری آنکھوں والے شخص کو دیکھا۔ وہ کیسے بن کہے اس کی باتیں سمجھ جاتا تھا، مگر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اسے ہر قسم کی ٹینشن اور پریشانی سے دور رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر اب وہ پریشانی لے گی تو معاملہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ابرو نے اس کی بات سمجھتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اسے ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھوں اور اس کی صحت کا خاص خیال رکھوں۔ وہ رکی تھی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اگر اس رات آپ نہ ہوتے تو میں سب اکیلے کیسے سنبھالتی؟ وہ واقعی تاشفین کی بہت مشکور تھی۔ ایسی بات نہیں ہے ابرو، آپ کو اللہ نے بہت قوت عطا فرمائی۔ آج تک آپ اکیلی اتنے مسائل کا سامنا کرتی آئی ہیں۔ خود کو کبھی کمزور مت سمجھیے گا، آپ بہت مضبوط بہادر ہیں۔ وہ جانے انجانے میں ہمیشہ اس کی ہمت بڑھاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ابرو کا فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھا اور کال کاٹتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلے میں چلتی۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکراتے بولی کہ اس کا فون پھر سے بجنے لگا۔ وہ قدم اٹھاتی کیبن سے باہر آ گئی جبکہ تاشفین سمجھ چکا تھا کہ وہ کال یقیناً اس کے لیے بہت اہم تھی۔ کیبن سے باہر آتے ابرو نے فون کان سے لگایا اور چلتے ہوئے راہداری عبور کرنے لگی۔ اس کی سماعت سے دوسری جانب سے بولے جانے والے الفاظ ٹکرائے تھے جنہیں سنتے ابرو کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوسری جانب سے دوبارہ کہا گیا جملہ۔ کس نے کیا ہے یہ؟ ابرو کے سوال پر دوسری جانب سے لیا جانے والا نام ابرو کی حیرت میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ تو بتائیں میڈم رتبہ کہ آپ آج کیا کھانا چاہتی؟ اصبا نے بیڈ پر بیٹھتے رتبہ سے پوچھا، جو بیڈ پر صالحہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہیں اسپتال سے گھر پہنچے بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ رتبہ پلاؤ کھانا چاہتی ہے، جب آپ حرم کی جانب سے آیا تھا، جس پر رتبہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میں نے تم سے نہیں، رتبہ سے پوچھا ہے۔ رتبہ مسکرائی۔ اصبا کے سوال پر وہ بولنے لگی، جو تمہیں ٹھیک لگے۔ رتبہ کی آواز مدھم تھی کہ صالحہ بیگم بولنے لگی، رتبہ بیٹا ابھی تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی۔ رتبہ صالحہ بیگم کی جانب دیکھنے لگی جو بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تب تک میں اور اصبا مل کر تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ کھانا تیار کرتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اصبا بھی اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تینوں کمرے سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے پر رتبہ کی آنکھیں بے اختیار بھیگی تھیں۔ یہ اس کے گھر والے، اس کے اپنے، اس کے خونی رشتے تھے جن پر وہ ہمیشہ غیروں کو فوقیت دیتی آئی تھی۔ اس نے غیروں پر اعتبار کرتے اپنوں کو فراموش کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے گہری چوٹ بھی کھائی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنوں کو نظر انداز کرتے دوسروں کی خاطر دل کلامی کی تھی، ان کی دل آزاری کرتی تھی، مگر آج وہ ہی اس کے ساتھ تھے، اس کے لیے فکر مند تھے۔ وہ خوش نصیب تھی کہ اللہ نے اسے ایسے گھر والوں سے نوازا تھا جنہوں نے اسے اس کی غلطیوں کے باوجود تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اسے بخوبی احساس ہو چکا تھا کہ دولت سے سب خریدا جا سکتا ہے مگر اپنے قریبی رشتے نہیں، کیونکہ یہ رشتے بے مول ہوتے ہیں، ہر دکھ اور پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے اس نے سب سے بڑا سبق یہ سیکھا کہ اپنی بنیادیں بھول کر دوسروں کے رنگوں میں رنگنے والے ہمیشہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ وہی طرز زندگی جو اسے ایک وقت میں بہت پرکشش اور اچھا محسوس ہوتا تھا، آج وہی طرز زندگی اسے انتہائی کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی میں اپنے قریبی رشتوں سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھے لباس پہننے سے آپ امیر تو لگ سکتے ہیں مگر سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نے پاس پڑا موبائل اٹھایا اور گہری سانس لیتے عمل کا نام لکھا۔ اس کا نمبر نکالتے ایک میسج کیا، میری زندگی کا سب سے بڑا سبق دینے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ یہ میسج اسے بھیجتے اس کا نمبر بلاک کر چکی تھی۔ عمل نامی اس انسان کو وہ صرف اور صرف اپنے موبائل سے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال چکی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا عدالت آئی تھی جس کی وجہ وہی فون کال تھی جو اسے ہاسپٹل میں موصول ہوئی تھی۔
اسلم کا قتل ہو گیا تھا۔ وہ اپنا اہم ترین گواہ کھو چکی تھی، مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اسے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عماد تھا۔ وہ واقعے کی مکمل تفصیلات معلوم کروا چکی تھی۔ اسلم کی بیوی نے عماد کے خلاف FIR درج کروائی تھی، جس پر عماد کو فوراً گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ابروب اسلم کی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فوراً فون اٹھا لیا تھا۔ ہاں ہاں، تم انہیں ادھر ہی لے آؤ پلیز، کال کر چکی تھی۔ کچھ لمحے بعد اسلم کی بیوی آبرو کے آفس میں بیٹھی تھی۔ اسے لانے والی سدرا تھی جو ان دونوں کے ساتھ ہی آ بیٹھی تھی۔ پولیس اس کے تمام بیانات ریکارڈ کر چکی تھی۔ آبرو نے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھا جس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ بے شک مرنے والا ایک مجرم تھا، مگر وہ اس عورت کا شوہر اور اس کے بچوں کا باپ تھا۔ کچھ دیر اسے حوصلہ دینے کے بعد آبرو نے بات کا آغاز کیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا ارما؟ کیا آپ مجھے تفصیل سے ساری بات بتا سکتی ہیں؟ رحمہ نے آبرو کی جانب دیکھا اور بولنے لگی، کل رات جب میں اور اسلم بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ایک دم دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا چاہتا ہو۔ اسلم کو اسی وقت خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بچوں کو لے کر کمرے میں چلی جاؤں اور جب تک وہ نہ کہے باہر نہ آؤں۔ میں نے انکار کیا، مگر پھر مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ رکی، ایک گہری سانس لی اور دونوں اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ کچھ لمحے بعد کسی کی زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بچوں کو وہیں چھوڑتے باہر آئی کہ مجھے دور سے ہی اسلم کے ساتھ ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا جو بہت غصے سے اسلم کا گریبان پکڑے کچھ بول رہا تھا۔ میں نے قدم کچھ آگے بڑھانے چاہے، مگر اس کے الفاظ سنائی دیے تھے۔ وہ اسلم کو کورٹ میں گواہی دینے کے لیے روکنے آیا تھا، مگر اس کے انکار پر آدمی نے گن نکالتے اس کا رخ اسلم کی جانب کیا۔ اس سے پہلے میں ان کے پاس جاتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، آواز رن چکی تھی۔ وہ گولی چلا چکا تھا۔ وہ 3 گولیاں اسلم کے سینے میں اتار کر چلا گیا۔ وہ رونے لگی۔ سنبھالو خود کو رحمہ، آبرو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دلاسا دیا تھا۔ مگر تم تو اس آدمی کو جانتی نہیں تھی، پھر تم نے اسے نامزد کیسے کیا؟ آبرو کے سوال پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی بولی، اس کے جانے کے بعد میں تیزی سے اسلم کے پاس گئی۔ اس نے اپنی آخری سانسوں میں اس شخص کا نام لیا تھا۔ وہ بار بار عماد کا نام پکار رہا تھا۔ وہ رونے لگی۔ اس ظالم نے ایک بار بھی اسلم پر رحم نہیں کھایا۔ اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے تھے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارا شوہر بے شک ایک مجرم تھا، مگر وہ اپنے گناہوں کی تلافی کا آغاز کر چکا تھا۔ آبرو کے بولنے پر رحمہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وکیل صاحبہ، آپ اس عماد کو جیل سے چھوٹنے مت دیجیے گا۔ تم بے فکر رہو، میں اس کے مجرم کو سزا ضرور دلواؤں گی۔ آج آبرو کی عماد سے نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، آسمان پر سرخی چھانے لگی تھی۔ اسی پہر آبادی سے کچھ دور سڑک پر ایک گاڑی پوری رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر شاہزین لاشاری موجود تھا۔ گاڑی میں میوزک کی آواز گونج رہی تھی کہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے فواد نے میوزک کی آواز کم کرتے اسے مخاطب کیا، تمہارے کل کے کیا پلانز ہیں شاہزین؟ شاہزین نے گردن موڑ اور اس کی جانب دیکھا۔ کل صبح مجھے ایک ضروری کام سے کراچی جانا ہے۔ وہ رکا۔ کیوں، سب خیریت ہے؟ شاہزین کے سوال پر فواد بولا تھا، ایکچولی میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا تھا۔ کس سے؟ سوال فوری تھا، مگر اس سے پہلے کہ فواد کوئی جواب دیتا اس کی نظر سامنے پڑی جہاں سڑک پر ایک شخص کھڑا تھا۔ شاہزین سامنے؟ وہ اتنے ہی الفاظ ادا کر پایا کہ شاہزین نے سامنے دیکھا اور گاڑی ایک دم سے بریک لگائی، مگر گاڑی کی تیز رفتار کی وجہ سے وہ عین گاڑی اس شخص کے سامنے جا کر رکی تھی۔ شاہزین کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور غصے سے اترا تھا۔ اسے یوں غصے میں دیکھتے فواد بھی اترا تھا۔ شاہزین نے اس شخص کے پاس جاتے ایک نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی۔ پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرا ہوا حلیہ، بکھرے ہوئے بال۔ وہ ایک فقیر تھا جس کے حلیے کے باعث اس کی عمر کا تعین کرنا مشکل تھا۔ دکھائی نہیں دیتا کیا؟ اندھے ہو؟ شاہزین اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولا۔ اس کی نگاہ گاڑی کی ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹس پر پڑی تھی جو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اس فقیر کی لاٹھی سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اشارہ ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹ کی جانب تھا۔ فواد اور اس فقیر نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ معاف کر دو صاحب، غلطی سے ہو گیا، وہ فقیر منمنایا تھا۔ شاہزین نے اب تک اس کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ غلطی؟ مائی فٹ! تجھے اندازہ بھی ہے کہ تو نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ اسے کیسے پورا کرے گا؟ وہ دھاڑا کہ فواد آگے بڑھا۔ اسے چھوڑ دو شاہزین، جانے دو۔ وہ شاہزین کو سمجھاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ ہاں، اس نے میرا نقصان کیا ہے، شاہزین لاشاری کا۔ وہ دوبارہ غصے سے بولا تھا۔ صاحب معاف کر دو صاحب، میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گا، وہ لاغر فقیر دوبارہ بولا، جس پر شاہزین استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ تم میرا نقصان پورا کرو گے؟ ہاں، اگر تمہیں بیچ بھی دوں نا تب بھی یہ نقصان پورا نہیں ہوگا۔
वो हित्ता कमीज लहजे में बोला। उस लम्हे कुछ फासले पर खड़ा एक सफ़ेद लिबास में मौजूद फकीर उनके करीब आने लगा। मुझे माफ़ कर दो साहब। जस्ट शट अप, वो धाड़ा था। जब चलना नहीं आता तो सड़क पर क्यों आते हो? 2 कौड़ी की औकात है तुम लोगों की। उसने गुस्से से कहते हुए उसका गिरेबान छोड़ते उसे धक्का दिया, जिस पर वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका था और ज़मीन बोस हुआ। पीछे से आते सफ़ेद लिबास वाले इस फकीर ने झुकते हुए उसे उठाया और शाहज़ैन को मुखातिब करते कहा, औकात तो तुम्हारी भी खाक के ज़र्रे के बराबर है, बरखुरदार। शाहज़ैन उसकी जानिब देखने लगा। जिन आसाइशों पर तुम्हें बहुत नाज है, ये सब तो फ़ानी है। वो बोलता हुआ आगे आया था। बहुत गरूर है ना तुम्हें अपने पैसे पर, इस गाड़ी, इन सब चीज़ों पर। न जाने क्यों मगर शाहज़ैन उसके सामने कुछ बोल नहीं पाया। मगर याद रखो कि अर्श से फर्श पर गिरने में ज़्यादा देर नहीं लगती। फवाद के शाहज़ैन के यूं खामोश होने पर हैरान था। अपना असल, अपनी हकीकत तो तुम जानते ही नहीं। डरो उस वक्त से जब हर हकीकत तुम पर आश्कार हो जाएगी और तुम्हारा जवाल शुरू हो जाएगा। ये कहते वो वहाँ रुका नहीं था, दूसरे फकीर के साथ चलता वहाँ से चला गया था जहाँ से वो आया था। फवाद साकित खड़े शाहज़ैन के पास आया था। शाहज़ैन, शाहज़ैन। वो शाहज़ैन के कंधे पर हाथ रखते उसे होश दिलाने लगा। शाहज़ैन ने गर्दन मोड़ते उसकी जानिब देखा और उसका हाथ अपने कंधे से हटाता गाड़ी में जा बैठा, जबकि फवाद भी सर झटकता गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। फैसला सुनाया फैसला सुनाया जा चुका था। इमाद को उम्र कैद बामुशक्कत, जबकि बाकी दोनों मुल्जिमान को 20 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। वो कमरा अदालत से निकलते सबसे पहले वर्दा के वालिदैन से मिली थी। उनके चेहरे पर मौजूद खुशी दीदनी थी। आज इनकी बेटी की रूह को सुकून मिला था। उनसे ढेरों दुआएं लेते उनकी मुलाकात रहमा से हुई थी, जिसने आज इमाद के खिलाफ गवाही देते आबरू के लिए आसानी पैदा की थी और इमाद को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। वो आज बहुत खुश थी। हक और सच की जीत हुई थी, मगर दिल में डर मौजूद था, जिसकी वजह वो अनजान थी। रहमा रहमा से मिलते अभी इधर ही खड़ी थी कि उसकी नज़र सामने खड़े अशर पर पड़ी थी। ऐन उसी लम्हे अशर ने भी उस जानिब देखा और कदम उठाता उसके पास आया था। इसका अपनी जानिब बढ़ता हर कदम आबरू के चेहरे पर मौजूद संजीदगी में इजाफा कर रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो वकील साहिबा, आप केस जीत गई। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसने ड्रामाई वक्फा लिया था। आप अपनी जिद जीत गई। मुस्तैज़ाइया हंसा था। आबरू के चेहरे पर संजीदगी अब भी बरकरार थी। और साबित कर दिया आपको अपनी जिद से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं। वो जिद के अल्फाज पर जोर देता बोला। आबरू ने उसकी आंखों में देखा। ये आंखें अब उसके लिए अजनबी हो गई थी। मगर बेफिक्र रहें, मैं भी अपनी जिद का बहुत पक्का हूँ। अपनी ज़ुबान पर कायम रहूँगा। जो कहता था वो करके दिखाऊंगा। आबरू के दिल को एकदम कुछ हुआ। उसे मालूम था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अपनी बात कहते वो पलटा कि आबरू के अल्फाज उसके समाज से टकराए थे। अभी भी वक्त है, रुक जाएं अशर, क्योंकि जब आपकी आंखों से ये पट्टी हटेगी तो आप बहुत पछताएंगे, मगर तब तक बहुत देर हो जाएगी। इन दोनों को मालूम नहीं था कि इनके दरमियान होने वाली ये मुलाकात वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। वकील साहबा, पछताने का वक्त तो अब आपका शुरू होने वाला है, और देर वो तो बहुत पहले हो चुकी। उसने बगैर पलटे जवाब दिया और कदम उठाता उसे दूर जाने लगा, जबकि आबरू की नज़रें उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। वो वाकई उससे बहुत दूर जा चुका था। वो कुछ देर पहले ही कोर्ट से वापस आई थी। अपने कमरे में आते उसने बैग और फाइल साइड टेबल पर रखे और बेड पर बैठ गई थी। दिमाग में आज अशर से हुई बातें गूंज रही थीं। केस जीतने के बाद दिल मुतमईन हुआ, मगर जहन परेशान था। उसी लम्हे रुतबा कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारे लिए खाना लाऊं? आबरू ने सामने खड़ी रुतबा की जानिब देखा। इस वाक़ये के बाद उसने रुतबा में बहुत मस्बत तब्दीली महसूस की थी। उसके रवैये में बदलाव आया था। मस्बत बदलाव? नहीं, अभी नहीं। पहले मैं फ्रेश होना चाहती। फ्रेश होकर खाना खाऊंगी। इसकी बात पर रुतबा इस बात में सर हिलाते वहाँ से चली गई थी। आबरू का दिमाग एक बार फिर उसे अशर की गई बातें याद दिलाने लगा था। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो कदम उठाती वॉशरूम में दाखिल हुई थी और तकरीबन 20 मिनट बाद बाहर आई थी। चेहरे पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें मौजूद थीं। गीले बाल टॉवल में लपेट रखे थे। उसने बाहर आते टॉवल को बालों से अलहदा किया था और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। सामने पड़ा ब्रश उठाते बालों में फेरने लगी कि समाज से बेल की आवाज़ टकराई थी। न जाने क्यों दिल एकदम परेशान हो गया। कुछ लम्हे बाद रुतबा कमरे में दाखिल हुई। आबरू, तुम्हारा बाहर कोरियर आया है। आबरू के इस बात में सर हिलाते सर पर दुपट्टा उड़ा और कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए थे। उसके कदम भारी हो रहे थे क्योंकि दिमाग कुछ गलत होने का अंदिया दे चुका था। उसने कोरियर वाले से लिफाफा लेते दस्तखत किए और गेट बंद करती अंदर आ गई थी। उसे मालूम हो चुका था कि इस लिफाफे में क्या है। वो लाउंज में पहुंची तो सौल्या बेगम वहीं थी।
आबरू ने दिल पर पत्थर रखते वो लिफाफा खोला और तवक्का के मुताबिक उसमें तलाक के कागजात थे। अशर सिद्दीकी निकाह को 4 साल 2 माह मुकम्मल होने पर आबरू सिद्दीकी को तलाक दे चुका था। आबरू ने कर्ब से आंखें बंद की। दिल को किसी ने जोर से मुट्ठी में दबाया कि सौलिया बेगम उसे मुखातिब कर चुकी थी। आबरू बेटा क्या हूँ? आबरू के बदलते तासुरात देखते सौलिया बेगम बोली। आबरू खामोश रही कि पास खड़ी रुतबा ने वो कागज नरमी से आबरू के हाथ से ले लिया था। आबरू खामोश और वीरान निगाहें ली रुतबा को देखने लगी, जिसकी आंखें कागज पर दर्द तहरीर पढ़कर एकदम फैली थी। कुछ बताओ तो सही रुतबा कि क्या लिखा है इसमें? सौलिया बेगम परेशानी से इस कागज को देखने लगी। अम्मी, वो अशर भाई ने आबरू को तलाक। उसकी बात अधूरी रह गई थी। या अल्लाह! सौलिया बेगम ने दिल पर हाथ रखा। मगर ये सब यूं अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? अशर इतना बड़ा कदम इतनी आसानी से कैसे उठा सकता है? सौलिया बेगम समेत उन सब के लिए खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। लाउंज में आबरू की आवाज़ गूंजी। इस खबर से तो हमें बहुत पहले ही खबरदार कर दिया गया था अम्मी। आबरू का लहजा, उसकी आवाज़, उसके अल्फाज, हर एक से उसकी कैफियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। सौलिया बेगम फ़ौरन उठी, उसके करीब आई। आबरू मेरी बच्ची, तुम उसका चेहरा अपने हाथों में लेती बोली। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान मत हो। मैं खुद को बहुत पहले ही इस खबर के लिए तैयार कर चुकी थी। उसने नरमी से उनसे दूर होते तलाक के कागजात उठाए और अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में पहुंचते वो अलमारी की जानिब बढ़ी और एक फाइल निकालते बेड पर आ बैठी थी। तलाक के कागजात अपने सामने किए। एक आंसू आंख से बहता इस कागज पर जा गिरा था। आबरू ने सख्ती से अपनी आंखें मसली और वो कागज इस फाइल में मौजूद अपने और अशर के निकाह नामे के साथ रख दिया था। आज एक बाब का इख्तिताम हुआ था, जिससे आबरू का दिल जख्मी हुआ था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता बोझल कदम उठाता अपने कमरे में दाखिल हुआ था। आज वो रिश्ता ख़त्म हो गया था जो उसकी ज़िंदगी में एक मकाम रखता था। उसने कमरे में दाखिल होते लाइट ऑन की थी। कमरा रोशनी में नहा गया, मगर उसे अपनी ज़िंदगी आज अंधेरों में घिरी महसूस हो रही थी। वो दरवाज़ा बंद करते पलटा और बेड पर पहुंचे शूज़ उतारे बगैर बेड पर लेट गया था और छत पर लगे पंखे के पर्दों को देखते कुछ सोचने लगा। आज इमाद ने केस हार गया था। उसे भारी सज़ा सुनाई गई थी, जिस पर अशर बहुत दुखी था, मगर ज़्यादा दुख आज हुए दूसरे हादसे का था। उसने आज आबरू से अपना रिश्ता ख़त्म करते तलाक के कागजात उसके घर भिजवा दिए थे। पहली पेशी के बाद साइमा ताई ने उससे वादा लिया कि आबरू ये केस जीत गई तो उसे तलाक दे देगा, और आज वह दिल पर एक बोझ लिए आबरू से अपना 4 साला रिश्ता ख़त्म कर चुका था। उसे आबरू पर शदीद गुस्सा था। उसके इतने इसरार के बावजूद भी आबरू ने उसकी बात नहीं मानी थी। क्या वो उसके लिए इतनी दिक्कत भी नहीं रखता था कि वो उसकी खातिर ये केस छोड़ देती? वो उससे खफा ज़रूर था, मगर वो दिल से ये रिश्ता ख़त्म करने का कायल नहीं था। पर उसे अपनी माँ से किया गया अपना वादा पूरा करना था। वो आबरू को इस सब का ज़िम्मेदार मानता था, मगर दिमाग अब भी इस बात पर कायल नहीं था कि इस सारे मामले में कसूरवार सिर्फ वो थी। दिमाग ने फ़ौरन एक दलील पेश की कि इमाद से हुए इस कत्ल में आबरू का कोई कसूर नहीं था, मगर दिल ने फ़ौरन उसे ताइमा ताई की बातें याद दिलाईं कि अगर आबरू इमाद के खिलाफ ये केस ना लेती तो फिर इमाद वो कत्ल भी कभी ना करता। वो दिल और दिमाग की जंग से अब तंग आ चुका था। वो सुकून चाहता था, मगर ज़िंदगी में अब बेसुकूनी के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा था। रात के इस पहर लाहौर की सड़कों पर रश ना होने के बराबर था। सब लोग अपनी रिहाइश गाहों में मौजूद थे। खाली सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सिग्नल अबूर किया। इस गाड़ी में शाहजैन लाशारी मौजूद था। वो न जाने कब से यूं सड़कों पर इधर से उधर घूम रहा था। उसका दिमाग अब तक इस फकीर के अल्फाज, उसके जुमलों में अटका हुआ था। वो खुद हैरान था कि वो क्यों इन अल्फाज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। शराब का नशा उसके सर पर चढ़ने लगा था। उसने गाड़ी का रुख लाशारी विला की जानिब मोड़ दिया था। गेट पर पहुंचते वो अपनी सोचों से झुंझलाते हॉर्न पर हॉर्न देने लगा। गुलशेर अपनी नींद से बोझल आंखें लिए गेट खोलने लगा था। गेट खुलते ही गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से उतरते वो अंदर दाखिल हुआ, मगर चाल की लड़खड़ाहट लाउंज में दाखिल होते ही एकदम गायब हुई थी, क्योंकि लाउंज में उसकी मुंतजर सिर्फ खामोशी थी। दिमाग में एकदम कुछ दिन पहले का मंजर लहराया था, जब शहरियार की देर से घर वापसी पर फायका बेगम उसके लिए बेहद परेशान थी। उसकी नज़र बेख्तियार सामने दीवार पर नस्ब घड़ी की जानिब गई थी। उस दिन रात के 12 बजे थे, जबकि आज रात के 3 बजे थे। वो अकेला था। उसकी मुंतज़िर ना तो उसकी माँ थी, ना उसका बाप। क्या वो वाकई इस घर का बेटा था? वो उनकी पहली औलाद था? उसने फ़ौरन अपनी सोचों को झटकना चाहा, मगर ये सब तो पहले भी उसी मामूल से हुआ करता था। मगर फिर उसे फ़ायका बेगम के रवैये से झलकता तज़ाद याद आने लगा था। वो शुरू से ही ये तज़ाद करती आई थी, मगर शाहज़ैन लाशारी आज ये सब महसूस कर पा रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह तन्हाई थी। आज नशे के बावजूद उसका दिमाग काम कर पा रहा था। हर बात, हर चीज़ उसे समझ में आ रही थी, मगर उलझन अब भी वही मौजूद थी कि आखिर इसके पीछे छुपी वजह क्या है। घर में एक सोगवार फिजा कायम थी। हर कोई बहुत परेशान और अफसरदा नजर आ रहा था। इन सबको इस बात का अंदाजा था कि ये केस जीतने के बाद जलाल ताया
की जानिब से कोई सख्त रद्दअमल आएगा, मगर ये उम्मीद ना थी कि बात ख़त्म ही होकर रह जाएगी। आबरू के तासुरात देखते हर कोई उसकी दिली कैफियत समझने से कासिर था। उसे रात का खाना भी कमरे में ही भिजवा दिया गया था, जिस पर उसने भूख ना होने का बहाना करते खाना वापस भिजवा दिया था। वो शाम से कमरे में बंद थी। सौर्या बेगम के पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं थे। यूं ही वक्त बीत गया था और रात हो गई। आसमान पर हर सू छाई तारीकी में रोशनी की वाहिद उम्मीद आसमान पर चमकता चांद था, जो आबरू के कमरे की खिड़की से झांकता अंदर का मंजर बयान कर रहा था। वो आज फिर बेड से टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी थी। दिल अफसरदा था, मगर आंखों में आंसू ना थे। उसका दिल जख्मी था और उस शख्स ने तलाक दी थी जो उससे मोहब्बत का दावेदार था। उसे केस के आगाज में अशर्त से इस इंतहाई कदम की उम्मीद नहीं थी, मगर उस दिन साइमा ताई के अल्फाज के बाद वो गैर इरादी तौर पर तैयार हो चुकी थी। उसने अपनी बेतासुर आंखों से चांद को देखा। इस चांद की मानिंद उस पर भी एक दाग लग चुका था, तलाक का दाग। हमारे माशरे में तलाक सिर्फ औरत को होती है, रिश्ता सिर्फ औरत का टूटता है। हमारे माशरे में कायम दस्तूर के मुताबिक एक मर्द को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मर्द औरत ने तलाक होने के बाद एक मर्द के बारे में कहे जाने वाले अल्फाज कुछ यूं होते हैं कि इस औरत के साथ उसकी जहनी मांगनी ना होगी, इसीलिए छोड़ दिया। जबकि इस औरत के लिए कुछ यूं कहा जाता है कि वो घर बसाने में नाकाम ठहरी और उसके किसी ऐप की वजह से उस मर्द ने उसे छोड़ दिया। रिश्ते में नाकामी का जिम्मेदार हमेशा औरत को ही ठहराया जाता है। आबरू एक मजबूत लड़की थी, मगर आखिर वो एक इंसान थी जिसके सीने में धड़कता दिल उसे कमज़ोर कर देता था। उसे अशर से मोहब्बत तो ना थी, मगर उस पर मान था जो आज टूट गया था। मगर वो इस सब के बाद भी अशर को बुरा नहीं समझती थी, क्योंकि वो जानती थी कि सबके पीछे असल हाथ किसका है। उसकी आंखें भीगने लगी। इन दोनों भाइयों में से एक ने दाग उसके किरदार पर लगाया और एक ने रूह पर। वो यूं ही बैठी थी कि उसकी समाज से मुअज्जिन की आवाज़ टकराई। फजर की अजानें शुरू हो गई थीं। दिल बेख्तियार शिकवा दिल ने बेख्तियार शिकवा किया कि आखिर ये आजमाइश कब तक चलती रहेगी। और अब वो थकने लगी थी, खुद से, अपनी ज़िंदगी से। उसने अपनी जगह से उठते नमाज अदा की और सौल्या बेगम के कमरे की जानिब चल पड़ी थी। उसे मालूम था कि वो भी इस वक्त जाग रही होंगी। वो कमरे में दाखिल हुई कि सामने सौल्या बेगम बेड पर आंखें मूंदे नींद दराज थी। आहट के अल्फाज पर उन्होंने आंखें खोली। नजर आबरू पर पड़ी थी। सौल्या बेगम ने अपने बाजू फैलाते उसे अपने पास बुलाया था। आबरू की आंखें भीगने लगीं और तेजी से जाकर उनके गले लग गई थी। कुछ लम्हे यूं ही वो बेआवाज रोती, एक दूसरे का लम्स महसूस करती रही। सौल्या बेगम ने उससे अलग होते उसके आंसू साफ किए थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। उनकी आवाज़ रुन चुकी थी। आबरू ने फौरन अपनी माँ की आंखों में देखते कहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मेरे नसीब में यही लिखा था। वो रुकी। सौल्या बेगम के आंसू साफ किए। ये दाग मेरे मुकद्दर से मुंसलिक था और मेरी ज़ात पर लग गया। सौल्या बेगम फौरन उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते बोली, ऐसी बातें मत करो आबरू। देखना एक दिन तुम्हें इस जहान की हर खुशी मिल जाएगी। तुम्हारा नसीब बहुत रोशन होगा मेरी बच्ची। उनकी बात पर आबरू दोबारा बोली थी, मैं अब थकने लगी हूँ मी, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सामने बैठी औरत उसकी माँ थी और दिलों के हाल तो माँओं के सामने ही अयां किए जाते हैं ना। मायूस मत हो आबरू, तुम देखना कि सब ठीक हो जाएगा। ये वक्ती आजमाइश, ये मुश्किल मराहिल सब गुजर जाएंगे। वो दोबारा उसे गले लगाते बोली, जबकि उसके अल्फाज आबरू को सकून पहुंचा रहे थे। माँ के आगोश से ज़्यादा सकून भला इंसान को और कहाँ मिल सकता। दिन का आगाज हो चुका था। आज का दिन बहुत रोशन था। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। बालों को पुष्प पर फैलाए अपने कमरे में बैठी हाथ में मौजूद हेयर ब्रश को वो सुस्ती से बालों में फेर रही थी। चेहरा बहुत संजीदा था। जहन अब भी इन्हीं सोचों में अटका हुआ था। कमरे में रुतबा दाखिल हुई। आबरू ने उसकी जानिब देखा। दोनों की नजरें मिली। रुतबा ने आबरू की स्याह आंखों को देखा जो बेतासुर और वीरान नजर आ रही थी। उसे अपनी बहन की यह हालत देखकर बहुत तकलीफ हुई थी। वो कदम उठाती उसके करीब आई थी। मैं बाल बना दूं? इशारा आबरू के बालों की जानिब था। आबरू ने खामोशी से हेयर ब्रश उसे पकड़ा दिया था। वो आबरू के पीछे बैठते उसके बालों में ब्रश फेरने लगी। आबरू के बाल स्याह थे, ज़्यादा लंबे ना थे, मगर घने और मजबूत थे। वो यूं ही उसके बालों में ब्रश फेर रही थी कि इसबा हाथों में ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई और ट्रे आबरू के सामने रखी थी। आबरू, नाश्ता कर लो। असबा की बात पर आबरू फौरन बोली, मुझे भूख नहीं है, थोड़ा सा खा लो। इसबा ने असरार किया। रुतबा आबरू के बालों की चुटिया बना रही थी। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं, आबरू धीमी आवाज में बोली। तुमने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया आबरू, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी। इस बार बोलने वाली रुतबा थी। आबरू खामोश रही। तुम खुद को यूं अजियत मत दो आबरू। असबा की बात पर आबरू ने नजरें उठाते उसकी जानिब देखा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर क्या खुद को यूं तकलीफ देने से कोई फायदा होगा। असबा की बात मुकम्मल होते ही रुतबा बोलने लगी, जब आबरू के सामने आकर बैठ गई थी। तुम ही तो हमें समझाती हो कि वक्त के साथ आगे बढ़ने में अक्लमंदी है।
यूं एक रिश्ता टूट जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। रुतबा की बात पर आबरू खामोशी से उसे देखती रही। अशर भाई के इस अमल ने हम पर यह जाहिर कर दिया है कि तुम उनके लिए कितनी अहम थी। आबरू ने आंखें बंद की कि रुतबा का लम्स अपने हाथों पर महसूस करते उसने आंखें खोली। मगर याद रखो आबरू के तुम हमारे लिए अहम हो, बहुत अहम। रुतबा के खामोश होते असबा बोलने लगी। हमारी जिंदगी की हर आसानी के पीछे तुम्हारा ही वजूद है। तुम्हारे बगैर हमारी जिंदगियां अंधेर हो जाएंगी। आबरू की आंखों में नमी उतरने लगी। हम किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि तुम खुद को यूं परेशान करो। रुतबा उसके हाथों पर जोर देती बोली। तुमने एक मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए अपने रिश्ते की कुर्बानी दी है। तुम देखना एक दिन तुम इसका सिला जरूर पाओगी। रुतबा मुस्कुराते बोली कि असबा बोलने लगी। तुम्हारे नसीब में भी एक ऐसा ही शख्स होगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारा साथ देगा, तुमसे मोहब्बत करेगा, जिसके लिए तुम्हारा वजूद बहुत कीमती होगा। आबरू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे बढ़ते दोनों को गले लगा लिया था और फिर कुछ देर बाद वो अलग हुई कि रुतबा बोली, तुम हमारी ताकत हो आबरू, अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो हमारा क्या होगा। रुतबा की बात पर आबरू अपने आंसू साफ करती बोली, जिसकी तुम लोगों जैसी बहनें हो ना, वो भला कमजोर कैसे पड़ सकता है। उसके चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट थी। उसकी बात पर असबा और रुतबा भी मुस्कुराते हुए दोबारा उसके गले लग गई थी। यकीन मानो सालिहा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि अशर ऐसा कैसे कर सकता है। इतना बड़ा फैसला यूं अचानक। राबिया बेगम आबरू की तलाक की खबर सुनते फौरन सौलिया बेगम के पास आई थी। आफाक पिछले हफ्ते ही एक कोर्स के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। अचानक नहीं था राबिया, साइमा भाभी उस दिन आकर अबरू को धमकी देकर गई थी कि अगर वो इस केस से पीछे ना हटी तो वो उसे तलाक। सौलिया बेगम की आवाज़ रुंध गई थी। वो तो ठीक है सौलिहा, मगर भाभी तो अक्सर ही ऐसे कहती हैं। मगर अशर और जलाल भाई भी तो समझदार है ना, उन्हें तो सोचना चाहिए था। राबिया बेगम ने अपनी बात मुकम्मल की। किसी ने मेरी बच्ची के बारे में नहीं सोचा राबिया। अशर से निकाह भी उनका फैसला था और अब तलाक भी। सौलिया बेगम ने अपने आंसू साफ किए थे। परेशान मत हो सौलिहा, यूं रो रो कर खुद को हलकान मत करो। हमारी आबरू तो लाखों में एक है। तुम देखना अल्लाह इसका बेहतरीन वसीला बनाएगा। राबिया बेगम उन्हें तसल्ली देने लगी। तुम्हें पता है राबिया कि उस दिन भाभी उस दिन आबरू के मुंह पर कहकर गई थी कि इस तलाक के बाद कहीं भी घर बसा नहीं पाएगी। वो रो रही थी। मेरी बच्ची किसी से कुछ कहती नहीं, मगर उस सब से उसे बहुत तकलीफ होती है। हयात के जाने के बाद उसने सब मसाइल का अकेले सामना किया है। वो हर बार अंदर से टूट जाती है, मगर कभी हिम्मत नहीं हारती। हर बार सबको संभालती है, खुद को मजबूत बनाए हमारे साथ खड़ी रहती है। मगर आखिर वो भी तो एक इंसान है, उसका भी तो दिल दुखता है, मगर वो हर बात बर्दाश्त कर जाती है। सौलिया बेगम के अल्फाज उनकी कैफियत बखूबी बयान कर रहे थे। फिक्र मत करो सौलिया, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो। मैं जलाल भाई से बात करूंगी, उनसे पूछूंगी कि आखिर। रहने दो राबिया, अब उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वक्त गुजर चुका है। ये आखिरी अजियत थी जो मेरी बच्ची ने उस घर की तरफ से उठाई है। अब मैं मजीद उस तक कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। सौलिया बेगम के लहजे की सख्ती राबिया बेगम भी महसूस कर पा रही थी। वो अभी कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था। घर आते ही उसका इस्तकबाल एक ऐसी खबर ने किया जो उसका सुकून छीन चुकी थी। वो सोफे पर बैठा इस वक्त इज़्तिराब का शिकार था। कानों में सबरीना के कुछ देर पहले कहे जाने वाले अल्फाज गूंज रहे थे। बेटा, सौलिया बेगम की तबीयत बहुत ख़राब है। वो तेज़ी में उनके घर जाने की तैयारी कर रही थी। ताशमीन की वजह पूछने पर सबरीना के अल्फाज ताशमीन के जहन में नक्श हो गए थे। वो आबरू को तलाक हो गई है ताशमीन। ताशमीन को इस वक्त हैरत का एक झटका लगा था। सबरीना को ज़्यादा तफसील तो मालूम नहीं थी, मगर वो ये जानती थी कि क़यामत उन पर टूटे 2 दिन बीत चुके थे। वो जिस हुलिये में अस्पताल से आया था वैसे ही सोफे पर बैठा था। उसने पाँव में पहने शूज़ भी नहीं उतारे थे। ताशमीन को इस खबर ने बहुत अजियत दी थी। वो ऐसा तो हरगिज़ नहीं चाहता था। उसने अपने दिल में ऐसा कभी ख्याल भी आने नहीं दिया था, बल्कि वो तो अपने नसीब पर राज़ी था। उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरते गहरी सांस ली कि बेख्तियार उसे कुछ दिन पहले आबरू से हुई अपनी मुलाकात याद आई थी। तब वो रुतबा की सेहतयाबी को लेकर कितनी खुश और पुरसकून थी। इस खबर से उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। ये गलत हुआ था, बहुत गलत। वो हरगिज़ इसकी हकदार नहीं थी। अचानक आंखों के सामने आंसुओं से भीगा चेहरा लहराया था। जब वो रुतबा के लिए परेशान थी, न जाने क्यों ये मुसीबतें उसका पीछा ना छोड़ रही थी। वो जब भी मजबूत होने की कोशिश वो जब भी मजबूत होने की कोशिश करती तो कोई और मुसीबत उसकी कमर तोड़ देती। ताशमीन खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वो चाहकर भी उसकी ज़िंदगी से इन तकलीफ़ों को दूर नहीं कर पा रहा था। उसने आबरू से मोहब्बत की थी, मगर उसके निकाह के बारे में जानने के बाद कभी भी उसके हसूल की ख्वाहिश अपने दिल में नहीं लाया था। मगर फिर भी वो आज खुद को इसका मुजरिम समझ रहा था कि कहीं उसके दिल से निकली कोई दुआ इस सूरत कबूल ना हो गई, जबकि तलाक के पीछे मौजूद असल वजह से वो अनजान था।
सिद्दीकी हाउस पर भी दोपहर उतर चुकी थी। सूरज की रोशनी हर शय को रोशन कर रही थी। जलाल ताया इस वक्त अपने कमरे में बैठे शदीद परेशान थे। इमाद के खिलाफ हुए इस फैसले से उनकी कारोबारी जिंदगी भी मुतासर हुई थी। वो और अशर पिछले दिनों से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, मगर अपनी हर कोशिश में नाकाम ठहरे। वो यूं ही इन सोचों में गुम थे कि साइमा ताई गुस्से में कमरे में दाखिल हुई। जलाल ताया भी उनकी जाने मुतवज्जा हुए। आपने वकील से बात की जलाल? जलाल ताया खामोश रही। जलाल, मैं आपसे बात कर रही। आपने वकील से बात की? उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी। चिल्लाओ मत साइमा। उनकी आवाज़ बोझल मगर ऊंची थी। मैं क्यों ना चिल्लाऊं जलाल? मेरा बच्चा पिछले 2 दिन से जेल में है, मगर आपको इसकी कोई परवाह ही नहीं। वो गुस्से से बोली, आवाज़ में अपनी औलाद की फिक्र पन्हा थी। न जाने वो कैसे रह रहा होगा वहाँ, और आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ साइमा, कुछ दिन तक कोई ना कोई मुस्बत खबर ज़रूर सुनने को मिलेगी। जलाल ताया उनकी बात काटते बोले कि साइमा ताई उनकी बात पर तैश में आ गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है जलाल, सब आपकी वजह से हुआ है। वह हज़ियानी अंदाज में अपनी बात दोहरा रही थी। ऐन उसी वक्त अशर लाउंज में दाखिल हुआ था। वो अभी अभी ऑफिस से आया था कि उसकी समात से इन दोनों के लड़ने की आवाज़ें टकराने लगी। वो नफ़ी में सर हिलाता उनके कमरे की जानिब चल पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? जलाल ताया भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अशर जो कमरे में दाखिल होने वाला था, उसके कदम साइमा ताई के अल्फाज पर कमरे के बाहर ही रुक गए। ये सब आपकी लालच का नतीजा है जलाल। आपकी लालच ने ही मेरे बेटे को जेल तक पहुंचाया। क्या बकवास कर रही हो तुम साइमा? जलाल ताया के चेहरे पर गुस्से के वाज़ेह तासुरात थे। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जलाल। आप ही ने इस नागिन को हमारे सरों पर मुसल्लत किया था, सिर्फ पैसों की खातिर। उसकी शादी मेरे अशर से करवा दी, और आज वो नागिन हमारे घर की सारी खुशियों को निकल गई। अशर को मालूम था कि वो आबरू के बारे में बात कर रही थी। अब तो दे दी ना तलाक उसे अशर ने, अब क्या चाहती हूँ? मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए जलाल। काश के उस दिन वो घर वापस ही ना आई होती। आप अपनी लालच में उसे हमारे सरों पर मुसल्लत ना करते। जलाल ताया फौरन गुस्से से चिल्लाए, मत भूलो साइमा कि उस अगवा के पीछे भी तुम्हारे बेटे का ही हाथ था। अशर को कमरे की छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई। उसी ने आबरू का अगवा करवाते उसके किरदार को दागदार करने की कोशिश की थी। अशर को आबरू की हर एक बात याद आ रही थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। मगर जलाल, मुझे भी तो सब मालूम है कि आपको अपने मरे हुए भाई से हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ा है। मुझसे तो झूठ बोलते मुझसे जो झूठ मत ही बोलिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी नज़र हमेशा उनके पैसों पर थी। उन्हें अपने घर लाना, अबरू की अशर से शादी करवाना, अबरू को तालीम की इजाज़त देना, इस सब के पीछे क्या वजह थी मैं बखूबी जानती। अशर को हर बात का इंकशाफ पिछले इंकशाफ से भारी महसूस होता था। तभी तो आप अभी तक मेरे बच्चे को जेल से रिहा नहीं करवा रहे। आपकी उसी लालच का खमियाजा मेरा बेटा भुगत रहा है। साइमा ताई चिल्लाई थी, अपनी बकवास बंद करो साइमा। तुम्हारा बेटा आज अगर जेल में है तो सिर्फ अपनी हवस की वजह से। साइमा ताई और अशर चौंके थे। उस पर लगाया गया हर इल्ज़ाम बिल्कुल सच है। तुम्हारे बेटे ने वाकई इस लड़की के साथ? जलाल, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? साइमा ताई उनकी बात काटती बोली, ऐसा ही है साइमा, तुम्हारे बेटे ने अपनी हवस में हर हद पार कर दी है, और तुम? अशर को अपने कदमों पर खड़ा होना दुश्वार लगने लगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। वो रुकी थी। कहीं आप भी उस नागिन की बातों में तो नहीं आ गए? अशर ने अफसोस भरी नज़रों से अपनी माँ की जानिब देखा। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? बस कर दो साइमा। मैंने किसी की बातों पर यकीन नहीं किया। ये सब मुझे पहले ही मालूम हो गया था। बाहर खड़ा अशर रेत का वो मुजस्मा बन चुका था जिसे ढेर करने के लिए हवा का एक झोंका ही काफ़ी था। मगर फिर भी जलाल, आप कुछ करें। मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। वो औरत होते हुए भी सफाकियत की आखिरी हदों पर थी। अशर का जब अशर का जब जवाब दे गया था, वो कमरे में दाखिल हुआ कि जलाल ताया की नज़र उस पर पड़ी। उनका चेहरा साकिन हुआ। साइमा ताई की पुश्त अशर की जानिब थी। अशर बेटा, तुम? जलाल ताया के होठों से उसका नाम अदा हुआ था। साइमा ताई भी फौरन पलटी थी। अशर के तासुरात उन्हें ये समझाने के लिए काफ़ी थे कि वो सब सुन चुका था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।